हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैथमेटिक्स क्लास 12 फंक्शन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशंस। ओके, तो आज हमारा क्लास 12 का फंक्शन का चौथा लेक्चर है, पार्ट 4 लेक्चर है। इसके पहले अभी तक क्लास 12 के फंक्शंस के ऊपर 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो लोग अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फंक्शंस का नहीं देखे वो पहले हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पे जाए और फंक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेक्चर पहले अच्छी तरीके से देख ले, उनका नोट्स बना ले, उन पे क्वेश्चंस कर ले, तब आप इस पार्ट 4 के ऊपर आप जंप करो। ओके, थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात कर लेते हैं कि हमने फंक्शन पार्ट 3 में क्या बात कर लिया था। हमने फंक्शन पार्ट 3 में यानी फंक्शंस का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग 12-13 क्वेश्चंस किए थे टाइप्स ऑफ मैपिंग के ऊपर, यानी 1-1 मैपिंग, मेनी वन मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, 1-1 ऑन टू मैपिंग, ये सब के ऊपर हमने 12-13 क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पार्ट 3 के अंदर किया था। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग कोई नया चैप्टर फंक्शन का स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज बेस्ड होंगे टाइप्स ऑफ मैपिंग पे। यानी पिछले लेक्चर्स में हमने जिस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, आज हम उसी टाइप के क्वेश्चंस इस लेक्चर में करेंगे। पर आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो प्योरली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सोल्व करने के ऊपर होगा। तो हम लोग 1 बाय 1 कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का लेंगे, जिनके अंदर जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो प्रीवियस लेक्चर जैसा ही मिलेगा, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मैपिंग। ओके, तो आज हम इस लेक्चर्स के अंदर एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे और उसको हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। तो आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पे। चलो, तो हम सारा क्वेश्चंस यहां डील नहीं करने वाले हैं, हम कुछ सेलेक्टेड और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके, और बाकी जो लोग प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो ये पार्ट तो बिल्कुल भी ना देखे, पहले हमारा फंक्शन पार्ट 3 का लेक्चर अच्छी तरीके से देख ले, तब इस लेक्चर पे जंप करें। ओके, चलो हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, आप खुद से कर लेना। पार्ट 3 लेक्चर अगर आप देख लिए हो तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से होगा। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, यानी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, यानी हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शंस क्या होता है ये हमने 11th क्लास में ऑलरेडी बता रखा है। ओके, बहुत डिटेल से बता रखा था। प्रूव दैट the greatest integer function f such that r to r, यानी f such that real number to real number is given by f of x बराबर, इसी को बोलते हैं हम लोग greatest integer function। ओके, तो f of x बराबर greatest integer function of x is neither 1-1 nor on-to functions। ओके, हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करने बोल रहा है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x बराबर दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो हमारा ना तो 1-1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। ये हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है। ओके, और ये फंक्शन कहां से कहां में डिफाइन है, तो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। ओके, बनाने का तरीका हमें मालूम है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चंस को उतार लो, हम लोग सॉल्यूशंस देखते हैं। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। कॉन्सेप्ट तो हमारा सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, हम क्वेश्चंस केवल यहां करेंगे। चलो देखो, जिन लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में नॉलेज नहीं है वो उनके लिए थोड़ा सा हम 1 मिनट में यहां चर्चा कर देते हैं कि ये आखिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या है। हालांकि हमने 11th क्लास में ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ऊपर बहुत डिटेल से बात किया था, उनका डोमेन भी निकाला था, उनका रेंज भी निकालना सीखा था, उनका ग्राफ भी बनाना सीखा था। पर यहां पर हम काम भर जितना दोबारा बात कर लेते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होता है, गिवन में क्या है, तो गिवन में हमारा f of x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर ब्रैकेट से होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर ब्रैकेट से होता है। ओके, तो f of x बराबर पढ़ेंगे क्या इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ओके, और ये फंक्शन कहां से कहां में डिफाइन है, तो f सच दैट
रियल नंबर टू रियल नंबर में ये डिफाइन है। ओके, अब जिनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मालूम है उनके लिए हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर आप इनपुट के रूप में कोई भी रियल नंबर डालोगे वो आउटपुट के रूप में हमेशा इंटीजर बाहर निकालेगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज गिव्स ओनली इंटीजर वैल्यू। यानी जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, उसके अंदर इनपुट के रूप में, डोमेन के रूप में चाहे आप कोई भी रियल नंबर डाल दो, बदले में वो केवल क्या निकालेगा आउटपुट में, तो इंटीजर निकालेगा। अब चाहे वो इंटीजर निगेटिव निकाले या पॉजिटिव, वो केवल इंटीजर निकालेगा। एज फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, अगर इसके अंदर हम अगर एक रख रहे हैं तो एक ही बाहर निकालेगा। इसके अंदर अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2 ही बाहर निकालेगा। इसके अंदर अगर हम 3 रख रहे हैं तो 3 ही बाहर निकालेगा। ओके, इसके अंदर अगर हम 1.1 रख रहे हैं तो 1.1 एक रियल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर है, तो ये इंटीजर बाहर निकालेगा। यानी 1.1 के लिए ये 1 बाहर निकालेगा। उसी प्रकार से 1.2 के लिए भी 1 बाहर निकालेगा, 1.3 के लिए भी 1 बाहर निकालेगा, यहां तक कि 1.99999 के लिए भी 1 बाहर निकालेगा। ओके, यानी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी रियल नंबर डालो वो आउटपुट में, रिजल्ट में हमेशा इंटीजर निकालेगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2.1 डाले तो ये 2 डालेगा, 2.5 तो भी ये 2 निकालेगा, 2.999 लेते हैं तो भी ये क्या निकालेगा, 2 निकालेगा। उसी प्रकार से अगर हम 3.1 रखें तो 3 निकालेगा। अगर उसी प्रकार से हम 3.2 रखें तो 3 निकालेगा। उसी प्रकार से 3.9999999 भी रखें तो ये क्या निकालेगा, तो ये हमारा निकालेगा 3 निकालेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप एग्जाम्पल के अंदर पहले ये लिख लो। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो कुछ एग्जाम्पल इसमें और लेते हैं ताकि जिन लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मालूम है उनको पता चल जाए। अब जैसे कुछ निगेटिव में रखते हैं, जैसे 0 पे क्या होगा, 0 ही देगा, -1 पर -1 ही देगा, -2 पर -2 ही देगा, -3 पर -3 ही देगा। पर अगर -1.1 आया तो ये -2 देगा, एक बड़ा इंटीजर देगा। ओके, -1.5 रहेगा तो भी ये -2 देगा, -1.99999 रहेगा तो भी ये -2 ही देगा। अगर ये -2.5 रहा तो ये -3 देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। हालांकि इसका ग्राफ भी होता है, इसका डोमेन रेंज भी निकालते हैं, पर हमें यहाँ पर उतना ज्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं करनी है। इसकी बात हमने डिटेल में क्लास 11th में करना था, वहां हमने डिटेल से बात कर रखा है। यहाँ काम भर जिनको नहीं आता था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उनके लिए ये चीज जानकारी के लिए हमने बता दिया ताकि ये क्वेश्चन उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, इस क्वेश्चन को हमने इसी वजह से सेलेक्ट किया है कि इसके अंदर थोड़ा स्पेशल टाइप का फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमारे पिछले लेक्चर्स में जितने भी हमने क्वेश्चंस लिया था, जनरली आपने देखा होगा कि उसके अंदर अलजेब्राइक फंक्शन ही था। आज का लेक्चर हमारा बनाने का पर्पस इस चैप्टर पर इसलिए था क्योंकि हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेना चाहते थे ताकि उसके अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन इन्वॉल्व हो। तो देखो, तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चल, तो जिनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मालूम था उनको मालूम हो गया होगा आई थिंक। चलो अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है क्या, सबसे पहले हमें चेक करना है चेक 11 फंक्शन, चेक 11 फंक्शन चेक करना है। हमें प्रूव करने दिया है कि ना तो ये फंक्शन 11 है और ना ही ऑन2 है। चलो देखते हैं क्या है। चलो, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2, लेट अस कंसीडर x1 एंड x2 आर 2 डिफरेंट, यही प्रोसेस होता था ना 11 चेक करने का, आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स वेयर x1 एंड x2 बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो ना, x भी हमारा रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर दिया है, तो x1 एंड x2 बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, चल, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो उसके बाद हम लोग
एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 निकालते हैं, तो एफ ऑफ x क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ओके, हमें निकालना है एफ ऑफ x1, तो जहां पर x है वहां पर x1 पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ x1 मिल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x1। उसी प्रकार से हमें निकालना है एफ ऑफ x2, तो क्या मिल जाएगा, x के जगह x2 रख देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के इक्वल करते हैं। ओके, तो एफ ऑफ x1 क्या आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x1 बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x2। अब देखो यहां पर ये नॉर्मल नहीं है जी, जो आप x1 बराबर x2 डायरेक्ट बोल दोगे कि सर हो तो गया x1 बराबर x2, हो तो गया x1 बराबर x2, जी नहीं, ये ऐसा कब करेंगे, जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना हो करके अलजेब्राइक फंक्शन होता, तो हम बोल सकते थे कि हमारा ये x1 बराबर x2 है, पर ये गलत होगा क्योंकि x1 बराबर x2 नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x1 बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x2 है। अब देखना यहां पर ये है कि x1 बराबर x2 आता है कि नहीं, चलो देखते हैं। अब यहां पर अगर हम सपोज तुम खुद देखो कि अगर हम x1 बराबर पुट करें 1.5 और x2 बराबर पुट करें 1.6, x1 हम पुट करें 1.5 और x2 हम ले 1.6, तो देखते हैं क्या आता है। तो x1 की जगह हमने 1.5 पुट किया बराबर x2 की जगह हमने 1.6 पुट किया। ओके, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 1 अभी बताएं, और 1.6 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, तो यहाँ 1 बराबर 1 तो हुआ, पर आप क्या देख रहे हो कि x1 यहाँ 1.5 लिया गया है और x2 यहां पर 1.6 लिया गया है, यानी f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 तो है, पर क्या x1 बराबर x2 है, तो जी नहीं, x1 बराबर x2 यहां पर नहीं है। तुम खुद देखो ना कि x1 और x2 के अलग अलग वैल्यू पर दोनों बराबर तो आ गया, पर क्या ये दोनों बराबर हुआ, जी नहीं, x1 बराबर x2 नहीं है, x1 हमने डाला है 1.5 और x2 डाला हमने 1.6, देखो तो x1 x2 अलग अलग है ना, ये इक्वल नहीं है, फिर भी ये दोनों फंक्शन इक्वल है, तो हम यहां बोलेंगे कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, और जब भी ऐसा होता है तो द गिवन फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन। यह आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो यहां लिखेंगे हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन। आई होप आपको वन फंक्शंस चेक करने आ गया, और ये वीडियो भी आपको ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से इसको सोल्व किया है। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 1 हमने चेक किया, 1 प्रूव हो गया ना कि 1 नहीं है, यही तो हमको प्रूव करने बोला था, तो 1 नहीं है, प्रूव हो गया। ओके, चलो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग ऑन टू चेक करते हैं, चलो फटाफट ऑन टू चेक करते हैं। ओके, देखो ऑन टू चेक करना है, यहां पर क्या चेक करना है, ऑन टू फंक्शन चेक करना है, चेक ऑन टू फंक्शन। अब देखो ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए दो मेथड है, या तो आप रेंज बराबर कोडोमेन वाला तरीका से करो, या लेट एफ ऑफ एक्स बराबर बाई वाला तरीका से करो। तो यहां पर हम लोग प्रीफर करेंगे रेंज बराबर कोडोमेन वाला मेथड से, क्योंकि उससे आसानी से ये प्रूव हो जाएगा कि ये ऑन टू नहीं है। ओके, हम उससे भी कर सकते थे, पर बेटर क्या होगा कि आप रेंज बराबर कोडोमेन वाले मेथड से प्रूव करो। चलो, तो उसके लिए फंक्शन क्या गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो चलो हम लोग दो सेट ले रहे हैं। ओके, एक हमारा एक्स का होगा और एक हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का होगा, और x भी हमारा रियल नंबर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हमारा इंटीजर्स होंगे। तो आप ध्यान से देखना कि ये रियल नंबर है ना, डोमेन का सेट है, ये किसका सेट है, डोमेन का, और ये सेट किसका है, कोडोमेन का। ओके, ये तो पता ही है आपको, ये एक रियल नंबर है ना। चलो तो ले लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब देखो x तो रियल नंबर है, x क्या है, रियल नंबर है, वेयर x इज रियल नंबर। तो रियल नंबर इसमें एक फील्ड लेने के लिए आप एक रियल नंबर ले लो, मतलब एक दशमलव में भी ले लो ताकि लगे कि ये रियल नंबर है। चलो हम ले लेते हैं 3.5,
क्या ले लेते हैं 3.5, ताकि आपको लगे कि ये रियल नंबर है। ये सेट भी रियल नंबर का है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 3.5 और 4। ओके चलो अब देखो, अब आप खुद सोचो कि अगर हम इसके अंदर पुट x बराबर अगर -3 करें, इसके अंदर अगर हम x बराबर -3 पुट करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3 का क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। ओके अगर हम पुट x बराबर -2 करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर -2 पुट करने पर -2 मिलेगा। अगर हम पुट इसके अंदर -1 करें तो -1 के लिए -1 मिलेगा। अगर इसके अंदर हम x का वैल्यू 0 पुट करें तो 0 पर 0 मिलेगा। ओके अगर इसके अंदर हम 1 पुट करें तो 1 मिलेगा, 2 पुट करें 2 मिलेगा, 3 पुट करें 3 मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर 3.5 पुट करते हैं तो भी हमें 3 मिलेगा और 4 पर क्या मिलेगा, 4 पर 4 मिलेगा। चलो अब इसका मैपिंग करते हैं। -3 पर क्या मिल रहा है, -3 पर -3 मिल रहा है, तो -3 का मैपिंग -3 के साथ, -2 का मैपिंग -2 के साथ, -1 का मैपिंग -1 के साथ, 0 का मैपिंग 0 के साथ, 1 का मैपिंग 1 के साथ, 2 का मैपिंग 2 के साथ, 3 का मैपिंग 3 के साथ, बट 3.5 का मैपिंग 3 के साथ। 3.5 का मैपिंग 3.5 के साथ नहीं, देखो ना 3.5 रखने पर 3 मिल रहा है, तो 3.5 का मैपिंग 3 के साथ और 4 का मैपिंग 4 के साथ। अब तुम क्या देख रहे हो, तुम ये देख रहे होगे कि कोडोमेन तो ये पूरा हो गया। कोडोमेन में क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 3.5, 4, यानी कोडोमेन में 3.5 भी आ गया। पर रेंज में जिसका इमेज बनेगा वही आएगा ना। तो इमेज किसका बन रहा है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। 3.5 तो किसी का इमेज है ही नहीं ना। इसका मतलब यहां पर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो हम यहां लिख सकते हैं हेंस। चलो यहां तक लिख लो आप, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इसको लिखते हैं हम यहां पर, कि यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे हेंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होते हैं तब ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। ऑन टू फंक्शन होने के लिए रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। सर आप कैसे बोल दिए रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है? अरे भाई देख लो ना, तुम ही देख लो ना, रेंज क्या आ गया, रेंज क्या है, रेंज हमारा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 है। रेंज में 3.5 नहीं आएगा क्योंकि इसका इमेज, क्योंकि ये किसी का इमेज नहीं है ना। और कोडोमेन में सारा आ जाएगा, देख लो कोडोमेन में तो सभी आ जाएगा ना, कोडोमेन में सभी आ जाएगा। देख लो कोडोमेन में सभी आ जाएगा। यहां पर देख लो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 3.5, 4। तो क्या ये इक्वल है रेंज और कोडोमेन? नहीं। और जब इक्वल नहीं होता है तो हम बोल सकते हैं कि द गिवन फंक्शन is not onto function। तो ये भी प्रूव हो गया कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो नाइदर 1 नॉर ऑन टू प्रूव करने बोला था, तो ना तो ये 1 फंक्शन है ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड। ओके आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो ये हमारा एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बोर्ड के ऊपर। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था वो क्वेश्चन नंबर 3rd लिया था। आज का इस लेक्चर का मेरा पर्पस बनाने का बस इतना ही है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चंस किया था पर जनरली सारे क्वेश्चंस उसके अंदर अलजेब्राइक फंक्शन ही था। इस लेक्चर्स के बनाने के पीछे का मेरा मेन मोटिव ये था कि इस लेक्चर्स में हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को ले और उसके अंदर के क्वेश्चंस को हम लोग करें। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो आओ इसको हम देखते हैं, इसके सॉल्यूशंस को। देखो प्रूव दैट बोला है करने, प्रूव दैट द मॉडुलस फंक्शन। देखो मॉडुलस फंक्शंस हमने क्लास 11 में डिटेल से पढ़ा है। मॉडुलस फंक्शंस तो लगभग सभी लोगों को पता होता है। ओके चलो,
तो प्रूव दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स, ये मोड का सिंबल है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स या मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स, इसको मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। कई लोग को नहीं मालूम होगा, पर जब हमने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया था क्लास 11th में, तो बताया था कि हमारा जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, जिसको हिंदी में हम लोग मापांक फलन बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, निरपेक्ष मान फलन, निरपेक्ष मान फलन। ओके, पर ज्यादा फेमस नाम इसका मॉडुलस फंक्शन है। तो हमें बोला है क्या, प्रूव दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर यानी रियल नंबर टू रियल नंबर इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। देखो ये क्वेश्चन में केवल क्या चेंज किया, पिछले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया था, इस क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ भी रियल नंबर टू रियल नंबर है और यहाँ भी हमें ना तो 1 1 प्रूव करना है ना ही ऑन 2 प्रूव करना है, केवल फंक्शन चेंज हो गया है। चलो गिवन चीजों को लिखो, तो गिवन क्या है, तो गिवन है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स, जो कहां से कहां डिफाइन है, तो हमारा ये डिफाइन है, ये हमारा डिफाइन है कहां से कहां, तो एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होता है। ओके, जिनको मॉडुलस फंक्शंस के बारे में नॉलेज नहीं है उनके लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं कि मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू आप रखो वो उसको पॉजिटिव बनाकर बाहर निकालता है। ये बात सबको मालूम होना चाहिए। वही वैल्यू निकालेगा पर उसका साइन चेंज कर देगा। मतलब अगर इसके अंदर हम 0 रखें तो ये 0 ही निकालेगा, 1 रखने पर 1 ही निकालेगा, 2 रखने पर 2 ही निकालेगा, 2.5 रखने पर 2.5 ही निकालेगा। लेकिन इसके अंदर अगर हम -1 रखते हैं तो ये +1 निकालेगा, -2 रखेंगे तो ये +2 निकालेगा, -3 रखेंगे तो ये +3 निकालेगा। तो मॉडुलस फंक्शन केवल निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, वैल्यू सेम ही देता है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, केवल निगेटिव को वो पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लो, जो नहीं जानते हो नोट कर लो। चल ओके, अब ये भी जानते होंगे कई लोग, हमने क्लास 11 में पढ़ाया था कि मॉडुलस फंक्शन को अगर एक्सपेंड करें तो ये 2 ब्रांचेज में टूटता है। एक मॉडुलस फंक्शन x बराबर पॉजिटिव x, कब कब जब कब जब जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x कब, जब x इज लेस देन 0। तो ये चीज हमने क्लास 11 में सीखा था, मॉडुलस फंक्शन को एक्सपेंड करने का तरीका। तो मॉडुलस फंक्शन x बराबर +x कब, जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और -x कब, जब x इज लेस देन 0। ओके, चलो इतना तो आपको पता ही होगा। अब हमको पहले चेक करना है क्या, तो हमको चेक करना है पहले 1 1 फंक्शन, यानी 1 1 को हमको चेक करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है इसके अंदर वो आप भली भांति जानते हो, 2 वेरिएबल लेंगे। अब इसके अंदर 3 केस बनेगा, इसके अंदर 3 केस। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक लास्ट क्वेश्चन 12वां नंबर इस तरीके के फंक्शंस का क्वेश्चन करवाया था, जहां हमें डिफरेंट केसेस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, डिफरेंट केसेस लेना पड़ता है। चलो तो हम लोग केस फर्स्ट में हम लोग लेट x1 एंड x2 both are x is greater than equal to 0, यानी x is greater than and equal to 0, यानी जो हमने 2 डिफरेंट एलिमेंट लिया है ना, वो दोनों हमने क्या लिया है कि ये केस को लेकर माना है। ओके, x is greater than equal to 0, यानी दोनों हमारा x is greater than equal to 0। देन वी यूज कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो देन वी यूज हम ये वाला फंक्शन, यानी f ऑफ x बराबर हम लोग पॉजिटिव x यानी x ये वाला यूज करेंगे। इस केस के लिए हम लोग ये यूज करेंगे और इस केस के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। तो हम दोनों जो x1 x2 है वो इस केस के लिए ले रहे हैं ना, तो हम दोनों के लिए यही वाला फंक्शन यूज करेंगे, f ऑफ x बराबर x। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद f ऑफ x1 निकालते हैं। तो भाई जहां पर x है वहां पर x1 कर दो, तो f ऑफ x बराबर x, तो x की जगह x1, तो यहाँ भी x की जगह x1, तो यहाँ भी x की जगह x1। ओके, f ऑफ x2 निकाल लो, जहां x है वहां x2 रख लो, तो यहाँ
x है तो x2 रख दो, तो यहाँ भी x है तो x2 रख दो। उसके बाद क्या करते हैं, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल करते हैं। ओके, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 इक्वल हो गया, तो x1 बराबर x2, तो यहाँ x1 बराबर x2 हमारा हो गया। तो ये पहला केस है, पहला केस है जहां जिसमें x1 बराबर x2 हो गया। तो हम ये नहीं बोल देंगे एक केस को देखते हुए कि सर ये तो 1-1 हो गया, और जबकि हमको प्रूव करना है 1-1 नहीं होना है, ये प्रूव करना है। भाई एक केस से थोड़े ना डिसाइड करोगे, अभी तो इसके अंदर 2 केस और बाकी है। एक केस में ये ठीक है 1-1 हो गया, पर फाइनली अगर एक भी केस में अगर ये 1-1 नहीं होता है तो हम पूरा इसको जनरलाइज्ड बोल देंगे कि ये फंक्शन 1-1 नहीं है। एक केस से कुछ नहीं होता है। ओके, चलो अब केस फर्स्ट को आप लिख लो, बोर्ड पे स्पेस नहीं है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब सेकंड केस ले रहे हैं, सेकंड केस सेकंड, लेट x1 एंड x2 बोथ आर x इज लेस देन 0। चलो, तो x इज लेस देन 0 के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो f ऑफ x बराबर -x, ये वाला यूज करेंगे। ओके, चलो उसके बाद क्या निकालेंगे, f ऑफ x1 निकालेंगे, तो f ऑफ x1 -x1 मिलेगा, और f ऑफ x2 क्या मिलेगा, तो f ऑफ x2 -x2 मिलेगा। अब दोनों को इक्वल करो, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करो। चलो, तो ये क्या हो गया, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो -x1 बराबर -x2, -x1 से -x1 -x से माइनस कट गया, तो क्या बचा, x1 बराबर x2। लो, सेकंड केस में भी x1 बराबर x2 आ गया। सर फिर से x1 बराबर x2 आ गया। अरे भाई थर्ड केस तो अभी देखते हैं ना, अभी एक केस बचा तो है। चलो, तो चलो आप सेकंड केस भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, बोर्ड पे स्पेस नहीं है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, अब थर्ड केस डिसाइड करेगा हमारा कि ये 1-1 फंक्शन है या नहीं है। चलो, तो थर्ड केस में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड केस में, तो केस थर्ड में हम लोग क्या लेंगे, केस थर्ड में लेट x1 is x is greater than equal to 0 and x2 is x is less than 0, यानी x1 को हमने x is greater than equal to 0 लिया, और x2 को हमने x is less than 0 लिया। चलो, तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो इसके लिए यानी x1 के लिए हम यूज करेंगे ये वाला फंक्शन। ओके, तो यहां से हमें f ऑफ x1 मिल जाएगा, क्या मिला, x1, और f ऑफ x2 के लिए, यानी f ऑफ x2 के लिए हमें ये वाला केस लेना पड़ेगा। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इस केस के लिए कौन सा फंक्शन है, नेगेटिव वाला। चलो, तो f ऑफ x2 हमें यहां से मिलेगा -x2। ओके, अब दोनों को इक्वल करते हैं, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो देखो f ऑफ x1 क्या है, तो f ऑफ x1 x1 है, बराबर f ऑफ x2 क्या है, तो -x2 है। ओके, तुम यहां पर देख सकते हो कि x1 इज इक्वल टू -x2 आया है, x1 बराबर x2 नहीं आया है, x1 बराबर -x2। तो हम यहां से फाइनली बोल सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। समझ में आ गया होगा ना, x1 इज इक्वल टू -x2 आया है, ऐसा थोड़े आया है, x1 इज इक्वल टू x2 थोड़े नहीं आया है, x1 इज इक्वल टू -x2 आया है। इसका मतलब x1 और x2 बराबर नहीं है। तो हम यहां से बोल सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट 1-1 प्रूव्ड हो गया, यानी 1-1 नहीं प्रूव करना था, तो वही तो हो गया, 1-1 नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 1-1 हमने चेक कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे, नॉर ऑन टू, यही था ना तो ये 1-1 है और नॉर ऑन टू है, ना तो ये ऑन टू है, तो 1-1 तो नहीं है, ये प्रूव कर दिए। अब ऑन टू प्रूव करेंगे, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, अब देखो ऑन टू प्रूव करने के लिए सबसे आसान मेथड रेंज बराबर कोडोमेन वाला मेथड है। चलो उसी से हम लोग करते हैं, देखो फंक्शन रेंज बराबर कोडोमेन वाला मेथड से। तो देखो ये हमारा सेट, दो सेट हमने ले लिया, दो मैपिंग ले लिया। ओके, ये हमारा x का है और ये हमारा मोड x का है, यानी f ऑफ x बराबर मोड x का है। x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। चलो -3 -2 -1 0 1
2 और एक रियल नंबर फील होने के लिए 2 दशमलव में भी ले लेते हैं, चलो 3, और यहाँ भी -3 -2 -1 0 1 2 2.5 और 3। चलो आप देखो कि अगर हम मोड एक्स के अंदर x की जगह पुट -3 करते हैं, यानी मोड -3, ये प्लस में 3 देगा, किस में देगा, प्लस में 3। अगर हम -2 पुट करते हैं तो +2 देगा, अगर हम -1 रखते हैं तो +1 देगा, 0 पर 0 देगा, 1 पर 1 देगा, 2 पर 2 देगा, ओके, 2.5 पे 2.5 ही देगा, और 3 पर 3 ही देगा। अब देखो -3 पर +3 मिल रहा है, यानी -3 +3 से मैप कर रहा है, -3 +3 से मैप कर रहा है, -2 +2 से मैप कर रहा है, -2 +2 से मैप कर रहा है, -1 1 से मैप कर रहा है, 0 0 से मैप कर रहे हैं, 1 1 भी 1 से मैप कर रहा है, 2 भी 2 से मैप कर रहा है, 2.5 भी 2.5 से मैच कर रहा है, और 3 भी 3 से मैप कर रहा है। यानी इसके अंदर जितने भी निगेटिव वाला एलिमेंट है वो तो किसी का इमेज है ही नहीं ना। समझो बात को कि इसके अंदर जो भी हमारा निगेटिव में एलिमेंट लिया गया है वो इस सेट का किसी ना किसी एलिमेंट का तो इमेज होगा ही नहीं। इसका मतलब यहां पर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि हेयर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। चूंकि कोडोमेन हमारा -3 -2 -1 0 1 2 2.5 3 ये सब कोडोमेन है, पर रेंज कितना होगा, केवल जिसका मैपिंग हुआ है, जिसका इमेज बना है, मतलब जो इमेज बना है, तो 0 1 2 2.5 और 3 मात्र इतना ही तो रेंज होगा ना। कोडोमेन पूरा हो जाएगा और रेंज बस इतना होगा, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। यही तो प्रूव करना था ना, तो प्रूव हो गया। ना तो ये 1 1 फंक्शन था और ना ये ऑन टू, यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये रहा मेरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का 5वां क्वेश्चन। हमने 3rd क्वेश्चन किया था जिसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया था, 4th क्वेश्चन किया, चौथा जिसके अंदर मॉडुलस फंक्शन आया। अब ये 5वां क्वेश्चन के अंदर भी हमारा एक नया टाइप का फंक्शन आया है और दैट इज सिग्नम फंक्शन। आपको याद होगा हमने क्लास 11th में ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया था सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ओके, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ग्राफ, इसका रेंज, इसका कोडोमेन, डोमेन सब कुछ पढ़ाए थे हम इसके बारे में। और हमें प्रूव करना है कि ये जो सिग्नम फंक्शन दिया है ना, एफ सच दैट R2R में वो ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। फिर से देखो हमें यही प्रूव करना है, ना तो ये 1 1 है और ना ऑन टू है, प्रूव करना है। पर इस बार फंक्शन सिग्नम फंक्शन दिया है और ये रियल नंबर से रियल नंबर। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन क्या है, फंक्शन f ऑफ x बराबर 1 कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो। 0 कब, जब x खुद 0 हो, और -1 कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, मतलब निगेटिव में हो। ओके, ये दिया हुआ है। चल ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको याद होगा तो सिग्नम फंक्शन को SGN ऑफ x से भी डिनोट करते थे, याद होगा क्लास 11th में। यानी सिग्नम को हम ऐसे भी लिखते हैं, सिग्नम ऑफ x बराबर f ऑफ x बराबर 1 व्हेन x पॉजिटिव हो, 0 कब, जब x खुद 0 हो, -1 कब, जब x निगेटिव में हो। देखो जो लोग को सिग्नम फंक्शन नहीं मालूम है, जो लोग क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं सिग्नम फंक्शन, उनके लिए एक बार हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये सिग्नम फंक्शन क्या है उसको, ताकि उस स्टूडेंट को भी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। देखो सिग्नम को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सिग्नम फंक्शन ऑफ x। सिग्नम फंक्शन को हिंदी में चिन्ह फलन बोलते हैं। तो देखो सिग्नम फंक्शन 3 ही वैल्यू देता है, यानी आउटपुट में हमेशा ये 3 ही वैल्यू देता है। चाहे इसके अंदर x के जगह पर कुछ भी रख दो, वो 3 में से कोई एक ही वैल्यू देगा। अगर आप
सिग्नम में x की जगह कोई 0 से बड़ा नंबर लो तो वो हमेशा 1 ही देगा। जैसे अगर आपको बोला जाए कि सिग्नम 1, तो सिग्नम 1 का मान 1 ही होगा। सिग्नम 2 का मान 2 ही देगा। सिग्नम 3 का मान 3 ही देगा। सिग्नम 1000 का मान सॉरी सिग्नम 1 ही देगा। सिग्नम 2 1 ही देगा। सिग्नम 3 1 ही देगा। सिग्नम 1000 1 ही देगा। सिग्नम के अंदर 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर आप ले लो, सब पर वो एक ही वैल्यू देगा, एक ही देगा। चाहे 1000 ले लो, चाहे 10,000 ले लो, 10,000 क्या जितना भी ले सकते हो, सब पर वैल्यू 1 देगा। यानी 0 से बड़ा पर सिग्नम हमेशा 1 देता है। 0 से बड़ा वैल्यू पर सिग्नम हमेशा 1 देता है। इसलिए यहां पर बताया गया है कि x जब 0 से बड़ा रखोगे तो ये हमेशा सिग्नम क्या देगा, तो हमेशा 1 देगा। क्या देगा? 1 देगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। उसके बाद अगर हम सिग्नम में x की जगह 0 रखें तो ये 0 पर 0 देता है। 0 पर क्या देता है? 0। यानी x की जगह खुद 0 रखोगे तो 0 देगा। अब ये भी केस समझ में आ गया। अब ये केस समझते हैं, x लेस देन 0 का मतलब क्या? x का वैल्यू निगेटिव। अगर हम सिग्नम के अंदर -1 रखें तो ये -1 देगा। सिग्नम के अंदर -2 रखें तो पर भी -1 देगा। सिग्नम के अंदर -10 रखे फिर भी ये -1 देगा। सिग्नम के अंदर -10,000 रखे या 1 लाख रखे तो भी -1 देगा। तो कोई भी सिग्नम के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू रखो -1 देगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो 1 देगा, और 0 पर 0 देगा। तो हमेशा याद रखना सिग्नम फंक्शन के लिए कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, कोई भी पॉजिटिव इनपुट के लिए सिग्नम हमेशा 1 देगा, कोई भी निगेटिव इनपुट के लिए सिग्नम हमेशा -1 देगा, और 0 पर 0 देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जिनको नहीं मालूम है ये आप लोग उतार लो, हम इसको रफ कर रहे हैं। ओके चलो, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सिग्नम क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, हम लोग चेक 1 फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले। चलो, तरीका तो मालूम ही है, क्या करना होता है? 2 वेरिएबल लेंगे। क्या लेंगे? 2 वेरिएबल लेंगे। ओके चलो, यहां भी केस बनेंगे अलग अलग। तो केस फर्स्ट, लेट x1 एंड x2 बोथ आर x is greater than 0, यानी x1 x2 दोनों ये वाला ले रहे हैं, तो इसके लिए हमेशा ये वाला वैल्यू मिलेगा। ओके, तो यहां से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो देन वी यूज f of x बराबर 1। देखो ना, इसके लिए हम हमेशा क्या लेंगे? f of x बराबर 1। ओके, इसके लिए हम हमेशा क्या लेंगे? तो हमेशा लेंगे हम f of x बराबर 1। ओके चलो, तो यहां से अब क्या करेंगे? तो f of x1 लेंगे, f of x1 लेंगे तो f of x, तो ये सिग्नम होगा, सिग्नम ऑफ SGN ऑफ 1। ओके, यही होगा ना। f of x1, x के जगह x1 रखेंगे तो x के जगह क्या रखेंगे? x1। x की जगह क्या रखेंगे? x1। ओके, x की जगह हमारा x1 होगा। चलो ओके, उसके बाद हम निकालेंगे f of x2, तो ये x की जगह क्या होगा? सिग्नम ऑफ x2 होगा। ओके, तो यहां से अब क्या करते हैं? f of x1 और f of x2 को इक्वल करेंगे, तो सिग्नम x1 बराबर सिग्नम x2। अब कई लोग बुद्धिजीवी प्राणी जो होंगे वो सिग्नम से सिग्नम काट देंगे और लिख देंगे x1 बराबर x2 और प्रूव कर देंगे कि ये 1 फंक्शन है। अरे गधेड़ों, ये सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन थोड़े ना है कि आप उड़ा दिए। अरे सिग्नम कभी नहीं कटता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पर ये बुद्धिमानी मत करना अपने मन से। बात समझ में आया ना? सिग्नम से सिग्नम उड़ता नहीं है, कटता नहीं है। तो यहां सिग्नम ऑफ x1 बराबर सिग्नम ऑफ x2।
अब यहां पर हम देखेंगे कैसे पता चलेगा सर कि x1 बराबर x2 होगा या x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होगा। ये गलती मत कर देना, सिग्नम से सिग्नम काट देना, ऐसे कभी नहीं होता है सिग्नम फंक्शन में। चलो तो कैसे चेक करेंगे, हम पुट इस केस के लिए ले रहे हैं, यानी हम x1 और x2 दोनों जीरो से बढ़ा लेंगे, मतलब पॉजिटिव में। सपोज हम x1 ले लिए 1 और x2 ले लिए 2, ले सकते हैं ना, जीरो से बड़ा होना चाहिए, एक भी जीरो से बड़ा है, दो भी जीरो से बड़ा है, तो x1 बराबर 1 ले लिए और x2 बराबर 2 ले लिए। रखो अभी इसको, तो सिग्नम x1 के जगह 1 बराबर सिग्नम x2 के जगह 2। ओके, तो देखो सिग्नम 1 का वैल्यू अभी भी कुछ देर पहले पढ़ाए थे कि सिग्नम के अंदर जीरो से बड़ा कुछ भी डालो 1 मिलेगा, और सिग्नम के अंदर जीरो से बड़ा कुछ भी डालो 1 मिलेगा। तो सिग्नम 1 पर भी 1 मिलेगा और सिग्नम 2 पर भी 1 मिलेगा। ओके, ये 1 बराबर 1 तो आ गया, पर क्या आपने x1 और x2 बराबर रखा? नहीं रखा ना, x1 अलग लिया, x2 अलग लिया, और दोनों फंक्शन बराबर करने से, यानी ये दोनों फंक्शन बराबर तो है, ये दोनों फंक्शन बराबर तो है, पर क्या x1 बराबर x2 है? नहीं है। तो यहां से हम बोल सकते हैं, एक एग्जांपल में ही हो जाएगा हमारा, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि x1 और x2 का वैल्यू अलग अलग लेने पर दोनों इक्वल आ गया, यानी यहां x1 और x2 बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि hence the given function is not 1 1, is not 1 1, is not 1 1। सर आप एक केस से कैसे बोल दिए, एक केस से कैसे बोल दिए सर? अरे भाई चलो इसको भी ले लेते हैं, केस 2 भी ले लेते हैं आपके संतुष्टि के लिए। वैसे नहीं होगा, वो यही आना है, चलो देख लेते हैं। चलो इस बात को आप नहीं मानते हो तो मत मानो, हम दिखाई देते हैं पूरा। ओके, चलो इस बात को अभी मत लिखो। तो यहां पर x1 इज नॉट इक्वल, अरे भाई एक ही केस से आ गया ना, एक ही केस से तो आ गया, हमें 10 केस अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो, पहले केस में हमें x1 और x2 इक्वल नहीं मिला, तो हम एक ही केस से बोल देंगे ना। तीन केस में से एक भी केस अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा 1 1 नहीं है। तो पहला केस में ही x1 और x2 नहीं मिला, तो हम आगे केस लेंगे ही नहीं और यही बोल देंगे कि हेंस द फंक्शन इज नॉट 1 1। आप चाहो तो केस 2 ले लो, केस 2 में क्या लोगे? तो चलो केस 2 में ये ले लो, चलो हम दिखा भी देते हैं, चलो केस 2 भी ले लेते हैं। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो हम केस 2 ले लेते हैं, केस 2। तो लेट x1 एंड x2 बोथ आर x इज लेस देन 0। तो इसके लिए कौन सा यूज करेंगे? इसके लिए ये यूज करेंगे। तो f ऑफ x1 सिग्नम x1, f ऑफ x2 सिग्नम x2, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 सिग्नम x1 बराबर सिग्नम x2। ठीक है, अब देखो यहां पर x1 बराबर हम -1 ले लेते हैं और x2 बराबर -2 ले लेते हैं। अब देखो -1 पर ये -1 देगा और -2 पर भी -1 देगा, तो ये दोनों बराबर तो है, यानी फंक्शन आपस में बराबर तो है, पर क्या x1 बराबर x2 है? यहां भी x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। देख लो ना, x1 का वैल्यू हमने -1 रखा और x2 का वैल्यू -2 रखा, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो यहां भी आप बोल सकते हो यार, अब लिख दो ना कि हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये प्रूव हो गया, इज नॉट ऑन टू प्रूव्ड। तो ऑन टू तो हमने प्रूव कर दिया, सॉरी ऑन टू नहीं यार, 1 1 तो हमने प्रूव कर दिया, इज नॉट 1 1 तो हमने प्रूव कर दिया। ओके, चलो अब ऑन टू की बारी है, ऑन टू को प्रूव करना है। चलो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो ऑन टू प्रूव करने के लिए फिर से वही बात बोलेंगे कि आप सबसे अच्छा रेंज बराबर कोडोमेन वाला मेथड से चलो, यानी चेक ऑन टू फंक्शन। तो इससे अच्छा कि आप रेंज बराबर कोडोमेन वाला मेथड से चलो। ठीक है, चलो ये x का और ये सिग्नम x का। ठीक है, x तो कोई भी रियल नंबर हम इसके अंदर डाल सकते हैं। चलो -3 -2 -1 0 1 2
फी लाने के लिए एक कुछ ले लो, जैसे 2.1 ले लिए, ओके 3 ले लिए, -3 -2 -1 0 1 2 2.1 3 ले लिए। चलो आप जानते हो ना यार, जानते हो कि अगर हम सिग्नम के अंदर -3 रखें तो भी -1 मिलेगा, सिग्नम के अंदर -2 रखें तो भी -1 मिलेगा, सिग्नम के अंदर -1 रखें तो भी हमें -1 ही मिलेगा, सिग्नम के अंदर 0 रखें तो सिग्नम 0 0 मिलेगा, अगर सिग्नम के अंदर 1 रखें तो 1 मिलेगा, सिग्नम के अंदर 2 रखें 2 मिलेगा, सॉरी 1 मिलेगा, सिग्नम के अंदर 2.1 रखें तो भी 1 मिलेगा, सिग्नम के अंदर 3 रखें तो भी 1 ही मिलेगा। चलो तो -3 पर भी -1 ही मिल रहा है, -3 पर भी -1 ही मिला, -2 पर भी -1 ही मिला, -1 पर भी -1 ही मिला, 0 पर 0 मिला, 1 पर 1 मिला, 2 पर भी 1 मिला, 2.1 पर भी 1 ही मिला, 3 पर भी 1 ही मिला। अरे भाई देख लो ना, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। देखो तो कोडोमेन पूरा और रेंज केवल कौन, तो रेंज केवल -1 0 1, रेंज इतना ही नहीं, -1 0 1, और कोडोमेन में तो पूरा। तो यहां से लिख सकते हैं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और जब जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होता है तब तब हम क्या बोलते हैं, तब तब हम बोलते हैं कि द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। प्रूव हो गया, यानी ना तो ये 1 1 है और ना ही हमारा ऑन टू है। ओके प्रूव हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये रहा मेरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का छठा क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखे, चौथा देखे, पांचवा देखे और ये हमारा छठा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा वैसे मूड नहीं था, फिर भी चलो थोड़ा डिफरेंट टाइप का लगा तो चलो हम ले लेते हैं। इसमें कई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बट ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी दो सेट दिया है, ए के अंदर 1 2 3 और बी के अंदर 4 5 6 7, और एक फंक्शन भी लिया है। इसी में से दोनों सेट के बीच एक फंक्शन भी डिसाइड किया है, f बराबर 1 4 2 5 3 6, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में 1 4 2 5 3 6 इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी एक फंक्शन f है, कहां से कहां, a से b में। तो हमें प्रूव दैट सो दैट फंक्शन इज 1 1, यानी हमें इस फंक्शन को, गिवन फंक्शन ये है ना, तो इस फंक्शन को हमें 1 1 प्रूव करना है। क्या करना है, 1 1। तो जो गिवन है पहले वो लिख लो। तो सेट ए गिवन है 1 2 3, सेट बी गिवन है क्या 4 5 6 7, ओके। और क्या गिवन है, तो फंक्शन एफ गिवन है 1 4 2 5 3 6, और हमसे ये फंक्शन को बोला जा रहा है कि प्रूव करें कि ये जो गिवन फंक्शन है एफ, ये हमारा 1 1 है। चलो यहां मैपिंग से करेंगे, x1 x2 लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई फंक्शन थोड़े ना है उस तरीके का, तो डायरेक्ट दे दिया है ना, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे मैपिंग से। बड़ा हलवा क्वेश्चन है ये। तो एक सेट ए लेंगे, एक सेट बी लेंगे, दिस इज ए सेट ए, दिस इज ए सेट बी, और इनके बीच एक फंक्शन एफ है, ओके। सेट ए के अंदर देखो, सेट ए के अंदर ध्यान से देखना, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3। सेट बी के अंदर 4 5 6 7, ओके। सेट ए के अंदर 1 2 3 और सेट बी के अंदर 4 5 6, ओके। अब देखो 4 5 6 7, अब देखो ये फंक्शन में 1 किसके साथ मैप हो रहा है, 1 मैप विथ 4, तो 1 मैप विथ 4, ओके। 2 मैप विथ 5, तो 2 मैप विथ 5, ओके। और 3 मैप विथ 6, तो 3 मैप विथ 6, ओके। हो गया, तो मैपिंग हो तो गया। 1 किससे मैप कर रहा है, 4 से, 2 किससे मैप कर रहा है, 5 से, 3 किससे मैप कर रहा है, 6 से। अब तुम बताओ, ये मैपिंग देखकर बताओ क्या ये 1 1 है या नहीं है। अरे एक इनपुट पर एक आउटपुट, एक इनपुट पर एक आउटपुट, एक इनपुट पर एक आउटपुट, मतलब सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट, दिस इज अ 1 1 फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस द गिवन फंक्शन इज 1 1
फंक्शन। प्रूव हो गया भाई, प्रूव्ड, प्रूव्ड। देखो कितना हलवा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 7 हम स्किप कर दिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वो खुद से कर लेना। हालांकि वैसे सब आसान है यार, ये भी आसान है। चलो इसमें थोड़ा लग रहा होगा अजीबो गरीब चीज दिया हुआ है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को ले लिया। वैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। दिया क्या है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। हमें ए और बी दो सेट्स बोला है, माना कि ए और बी दो सेट दिया है। कौन सा सेट दिया है नहीं मालूम है। इसके पहले वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में सेट ए और सेट बी दे दिया था, इसमें नहीं दिया है। तो अपने मन से हम कोई भी दो सेट ले लेंगे अपने मन से कोई भी दो सेट। ओके, तो लेट ए बराबर ले लिए चलो 1 2 3 और बी बराबर ले लिए चलो 4 5। हमने दो सेट ले लिया, बोला ये दो सेट ले लेने, हमने दो सेट ले लिया। आप भी ले लो, कोई भी दो ले लो। उसके बाद क्या बोला है कि सो दैट मतलब प्रूव दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। मतलब एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है कि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइन है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। यानी हमें इनके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा और हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी क्रॉस ए। यानी ए क्रॉस बी भी निकालना पड़ेगा और बी क्रॉस ए भी निकालना पड़ेगा। ये बात तो समझ में आ रहा है ना, हमें दोनों निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों निकालना पड़ेगा। सच दैट एफ ऑफ ए बी यानी उनका जो ऑर्डर्ड पेयर है, यानी एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ बी है, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा वो ऑर्डर्ड पेयर कैसे इक्वल होगा, तो ए बी बी ए के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गया होगा। ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल। मतलब एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ बी ए, यानी ए बी किसके इक्वल होंगे, बी ए के इक्वल होंगे। इस बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव का मतलब क्या, 1 1 ऑन 2। हमें बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करने बोला है। क्या प्रूव करने बोला है, बाइजेक्टिव फंक्शन। चलो तो सबसे पहले सेट ए और सेट बी हमने ले लिया, कोई भी दो सेट ले लो आप। ओके, उसके बाद आप ए क्रॉस बी निकालो। तो ए क्रॉस बी आपको आता है निकालने ना। चलो तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1 4 1 5 2 4 2 5। ओके, उसके बाद 3 4 और 3 5। ये हमारा क्या निकल गया, ए क्रॉस बी। अब हम बी क्रॉस ए निकालेंगे। तो बी क्रॉस ए उल्टा 4 1 4 2 4 3। ओके, फिर 5 1। ओके, फिर 5 2 5 2 फिर 5 3 हो गया। यानी हमने सिंपल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल लिया और ये दिया हुआ है एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ बी ए। अब आप दो मैपिंग लो, ठीक है। ये मैपिंग, दो मैपिंग ले लो आप। ओके, ये ए क्रॉस बी का मैपिंग है और ये बी क्रॉस ए का मैपिंग है। ये ए क्रॉस बी का मैपिंग है, ये बी क्रॉस ए का मैपिंग है। देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, देखो सारे एलिमेंट ही है ना, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट है, बी क्रॉस ए के। अच्छा, इनके बीच फंक्शन एफ डिफाइड है। अरे ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, यही तो फंक्शन है ना, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। ये फंक्शन दिया हुआ है ना, एफ सच दैट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। तभी तो हमने एक सेट लिया ए क्रॉस बी का और एक सेट लिया बी क्रॉस ए का। चलो बी क्रॉस ए का क्या निकला है, बी क्रॉस ए का एलिमेंट क्या है, 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 और 5 3। चल ये हो गया। अब इसका यूज करेंगे फंक्शन एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ बी ए। मतलब ए बी का मैपिंग बी ए के साथ, ए बी का मैपिंग किसके साथ, बी ए के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का मैपिंग बी ए के साथ। तो देखो 1 4 का मैपिंग 4 1 के साथ, देख लो ना, 1 4 का मैपिंग इसके उल्टे वाले के साथ। तो 1 4 का मैपिंग 4 1 के साथ, 1 5 का मैपिंग 5 1 के साथ, 2 4 का मैपिंग 4 2 के साथ, 2 5 का मैपिंग 5 2 के साथ,
3-4 का मैपिंग 4-3 के साथ और 3-5 का मैपिंग 5-3 के साथ। अब तुम देखो ये हमें मैपिंग मिल गया, इस मैपिंग को देख करके बताओ कि ये 1-1 और ऑन टू दोनों है। देखो एक इनपुट पर एक आउटपुट, 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 मतलब सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट हो रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1-1 भी हो गया और ये हमारा ऑन टू भी है। देख लो ना, इसके अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। इसके सारे एलिमेंट अपने आप में एक इमेज है, यानी यहां पर रेंज और कोडोमेन यहां पर बराबर हो गया। और रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑन टू है, यानी 1-1 तो है ही और इसके साथ साथ ऑन टू भी है। तो हम यहां से बोलेंगे हेंस द गिवन फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का 9वां क्वेश्चन। चलो इसके पहले हमने 8वां क्वेश्चन किया था, अब ये देखते हैं 9वां क्वेश्चन। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस वाले पार्ट में भी किया है, फंक्शन पार्ट 3 में भी ये वाला इस तरीके का लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। तो अगर इस क्वेश्चंस को हम ना भी बनाएं तो आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमें मालूम था। इवन और इस तरीके वाला क्वेश्चन हमने किया है। देखो ये प्रूव दैट नहीं बोला है, स्टेट वेदर का मतलब आप बताएं कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। चेक करने वाला क्वेश्चन है, प्रूव करने वाला नहीं, चेक करने वाला। चलो करते हैं। और ये कहां से कहां में डिफाइन है, एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में। तो चलो गिवन में क्या है, गिवन में ये फंक्शन है एफ ऑफ एन बराबर n+1/2। जब n क्या हो, तो जब n ऑड हो, ऑड नंबर हो, और n/2 कब, जब n क्या हो, जब n इवन नंबर हो। ओके, और ये कहां से कहां, नेचुरल नंबर में डिफाइन है। कहां से कहां डिफाइन है, नेचुरल नंबर में। एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में ये डिफाइन है। ओके चलो, तो आपको पता है ये बाइजेक्टिव प्रूव करना है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1-1 ऑन टू, यानी 1-1 भी मतलब प्रूव नहीं करना है, सॉरी चेक करना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो अगर बाइजेक्टिव होना है तो 1-1 भी होना पड़ेगा और 1-2 भी होना पड़ेगा। ओके, और बाइजेक्टिव नहीं होने के लिए 1-1 या ऑन टू में अगर कोई एक भी नहीं हुआ तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। चलो तो हम लोग बाइजेक्टिव चेक करने के लिए सबसे पहले 1-1 चेक करते हैं। चेक 1-1 फंक्शन। ओके, बाइजेक्टिव प्रूव नहीं करना है भाई, हमें चेक करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। उसके लिए 1-1 चेक करना पड़ेगा ना पहले। और इसके अंदर केस फर्स्ट लेंगे, ये तो आपको मालूम ही है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में ऐसे सवाल हमने करवाए हैं अच्छी तरीके से। लेट x1 एंड x2 बोथ आर ऑड। हमने दोनों को ऑड ले लिया, बोथ आर ऑड नंबर। ओके, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे फंक्शन, देन वी यूज एफ ऑफ एक्स बराबर, ऑड वाला के लिए क्या फंक्शन है, तो ऑड वाला के लिए ये वाला फंक्शन है। तो देन वी यूज एफ ऑफ एन बराबर, अरे ऑड के लिए देखो ना, ऑड के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो एफ ऑफ एन बराबर n+1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहां से हम क्या निकालेंगे, तो यहां से एफ ऑफ x1 निकालेंगे। अरे भैया जहां n है, वहां x1 रख दो ना, पुट n की जगह x1 करो। चलो तो n की जगह x1 आ गया +1/2। अब क्या निकालेंगे, x2 निकालेंगे। तो भैया जहां n है वहां x2 पुट करेंगे। चलो तो ये क्या हो गया, x2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। चलो अब उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। चलो तो एफ ऑफ x1 क्या आया, x1 + 1/2 बराबर एफ ऑफ x2 क्या आया, x2 + 1/2। ओके, देखो 2 से 2 मर गया, क्या बचा, x1 + 1 बराबर x2 + 1, 1 से 1 खत्म, तो यहाँ x1 बराबर x2 आ गया। ओके,
अब हम एक केस से नहीं ऐसा डिसाइड कर लेंगे, एक केस से डिसाइड नहीं कर सकते हम कि x1 बराबर x2 आ गया तो हम बोल दिए कि हाँ ये 1 1 हो गया। अभी इसके अंदर दो केस और पॉसिबल है, पहले वो दोनों केस ले लेते हैं, तब ये डिसाइड करेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो भैया, अब हम क्या ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं केस 2। केस 2 के अंदर लेट x1 एंड x2 बोथ आर इवन नंबर। पहले केस में दोनों ऑड नंबर लिए, अब दूसरे केस में दोनों इवन नंबर लेंगे। तो इवन नंबर के लिए फंक्शन कौन सा होगा, f ऑफ n बराबर n/2 यूज करेंगे। चलो अब यहां से क्या निकालेंगे, तो यहां से निकालेंगे f ऑफ x1, तो n की जगह x1 पुट करो तो x1/2, उसके बाद x2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह x2 पुट करो तो x2/2 दोनों फंक्शन को बराबर करो। लो भैया बराबर कर दिए, तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो यहाँ से x1/2 बराबर x2/2। ओके, 2 से 2 मर गया, फिर से x1 बराबर x2 मिल गया। हम अभी भी नहीं बोलेंगे कि ये 1 1 हो गया, तीसरा केस भी चेक करेंगे हम। तो पहले दोनों केसेस के लिए x1 बराबर x2 हो गया, अब तीसरे केसेस के लिए भी अगर x1 बराबर x2 होता है तो फिर बोलेंगे कि ये 1 1 है। अगर तीसरे केस में x1 और x2 बराबर नहीं आएगा तो हम बोल देंगे कि 1 1 नहीं है। ओके, तो लेट अस कंसीडर थर्ड केस। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चल केस थर्ड हम लोग ले रहे हैं, दोनों केस में तो x1 बराबर x2 आ गया। अब केस थर्ड डिसाइड करेगा कि क्या ये 1 1 है या नहीं है। चलो तो देख लेते हैं भाई। ओके, तो लेट x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। अब तो यही केस बचा ना, एक इवन और एक ऑड। चलो तो ऑड के लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे, f ऑफ n बराबर ऑड के लिए n/2, सॉरी n+1/2 ऑड के लिए, तो यहां से x1 मिलेगा तो x1+1/2। इवन के लिए क्या यूज करेंगे, इवन के लिए फंक्शन यूज करेंगे n/2 वाला, तो यहां से f ऑफ x2 मिलेगा x2/2। दोनों को बराबर करेंगे, यानी f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करेंगे, तो f ऑफ x1 क्या आया, x1+1/2 बराबर f ऑफ x2 क्या है, तो x2/2। 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया तो क्या बचा हमारा x1+1 बराबर x2। इसको हम इधर रफ कर रहे हैं। ओके, जगह नहीं है। चल अब तुम यहां से देख सकते हो कि x1+1 बराबर x2, तो x1 को x2 को इधर ले आओ तो x2 इधर आकर माइनस में आ जाएगा, और ये उधर लेके चले जाओ तो -1। अरे भैया देखो क्या हो गया, x1 माइनस x2 बराबर -1 आ गया। पहले तो ये देख लो कि x1 हमारा क्या था, तो x1 हमारा ऑड नंबर था, x2 हमारा क्या था, इवन नंबर है। क्या बताओ कि एक ऑड और एक इवन नंबर को अगर हम घटाएंगे तो -1 मिल सकता है क्या, ऑफ कोर्स मिल सकता है, मिलेगा। देख लो आप, अगर हम ऑड को 3 रखें और इवन को 2 रखें तो 3 माइनस सॉरी, अगर हम ऐसे ले लेते हैं, ऑड को अगर हम क्या मान ले, हाँ ऑड को अगर मान ले 1, ओके, ऑड को क्या मान ले 1, और इवन की जगह पर हम 2 ले ले, तो देखो तो 1 - 2 बराबर -1 मिलेगा। अरे ऑफ कोर्स मिलेगा। देखो और एक एग्जांपल से दिखाते हैं, ऑड को हम मान ले 3 और इवन को मान ले 4, तो 3 - 4 बराबर -1। ठीक है, और ले लो 5 - 6 बराबर -1, यानी ये पॉसिबल है, और थर्ड केस भी हमारा पॉसिबल है। तो थर्ड केस चूंकि पॉसिबल है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थर्ड केस अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब x1 - x2 बराबर -1, ये पॉसिबल है। लिख देंगे हेयर x1 - x2 बराबर -1 इज पॉसिबल। तब हम ये बोल सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2,
इस केस के लिए जब ये केस पॉसिबल है तो फिर कभी भी इसके अंदर x1 और x2 बराबर नहीं होगा। तो देखो दोनों इवन के लिए x1 बराबर x2 हो गया, दोनों ऑड के लिए x1 बराबर x2 हो गया, पर एक इवन एक ऑड के लिए x1 बराबर x2 नहीं हुआ। ओके, तो यहां से बोल देंगे कि द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। अब आप एक काम करो, हमें बाइजेक्टिव चेक करने के लिए बोल रहा था। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 ऑन 2 दोनों होना चाहिए, ये बात हमने पढ़ाया है। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 ऑन 2 दोनों होना चाहिए। अगर 1 1 ऑन 2 में से कोई एक नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो देखो तो 1 1 नहीं हुआ ना, तो हमको ऑन 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम यहीं से बोल देंगे कि द गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। सोचो ना, बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 ऑन 2 दोनों का होना जरूरी है। उसमें से अगर एक नहीं हुआ कोई भी तो फिर वो बाइजेक्टिव नहीं है। तो 1 1 नहीं है ना, हम ऑन 2 चेक ही नहीं करेंगे और यहीं से बोल देंगे कि हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। हो गया, इज नॉट बाइजेक्टिव, हो गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चे, तो ये मेरा रहा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का 10वां क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चंस भी हम लोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग इस क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं, तो कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। चलो देखो, इसके अंदर एक सेट दिया है a बराबर r-3 और एक सेट दिया है b, ये भी दिया है r-1 और एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर x-2 डिवाइडेड बाय x-3 और ये कहां से कहां तक है डिफाइन, तो f सच दैट a to b, ये गिवन था। चलो जो गिवन था हमने लिख लिया। उसके बाद हमसे क्या बोला है कि जो फंक्शन f(x) दिया है क्या वो 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, चेक करने बोला है। इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2, क्या ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, चेक करना है, प्रूव नहीं करना है, 1 1 ऑन 2 चेक करना है। यानी हमें 1 1 भी चेक करना पड़ेगा, ऑन 2 भी चेक करना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहला तो ये सेट का मतलब समझना है आपको और इस सेट का मतलब समझना है। कई लोग तो इसका मतलब ही नहीं समझते हैं। जो क्लास 11th पढ़े होंगे अच्छे से, उनको ये चीज मालूम होगा कि सेट a बराबर r-3 का मतलब क्या है। r यहां पर कोई रिलेशन नहीं है, r यहां पर रियल नंबर है। यानी सेट a एक ऐसा रियल नंबर का सेट है, यानी सेट a इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। सेट a इसका मतलब क्या है, सेट a कौन सा सेट है, कैसा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट 3। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो सेट है ना वो सभी वास्तविक संख्या का सेट है 3 को छोड़कर। r-3 इसका मतलब r जो है वो सारे रियल नंबर है केवल 3 को छोड़कर। यानी सेट ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारा रियल नंबर है, पर किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। यानी सेट ए के अंदर सारा रियल नंबर होंगे पर 3 नहीं होंगे। उसी प्रकार से ये है कि सेट बी सारे रियल नंबर का सेट है पर उसके अंदर एक नहीं है, यानी एक को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर का सेट बी है। यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एक्सेप्ट 1। यानी बी सेट एक ऐसा सेट है, सारे रियल नंबर का सेट है पर एक को छोड़ करके। ये इसका देने का मतलब ये है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं कि 1 1 है या नहीं है। चेक 1 1 फंक्शन चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेट x1 एंड x2। यहाँ एक ही केस बनेगा ना, एक डायरेक्ट एक फंक्शन दिया है। एक से ज्यादा केस किस में बनता है, जो डिस्क्रीट फंक्शन टाइप में हो, मतलब इस तरीके से हो। इस तरीके से अगर कोई फंक्शन दिया है तब यहां केस बनेगा, पर डायरेक्ट अगर कोई फंक्शन दिया है सिंगल फंक्शन तो उसमें कोई भी केस नहीं बनता है, एक ही केस। तो लेट x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट एलिमेंट
लेट x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट एलिमेंट। ओके, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ x1 निकालेंगे। एफ ऑफ x1 किससे निकलेगा, इससे। एफ ऑफ x1, x की जगह x1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 3। ओके, चलो उसके बाद एफ ऑफ x2 निकालेंगे तो x की जगह x2 रखेंगे तो x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 3। ओके, अब क्या करेंगे, अब करेंगे एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को इक्वल करेंगे। एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को इक्वल करेंगे तो क्या आ गया, x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 3। अब इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे कि x1 बराबर x2 आता है या नहीं आता है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी x1 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर क्या होगा, x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। चलो गुना करो, इसको आता है ना गुना करने। चलो तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 माइनस x1 इंटू 3 तो माइनस x1 यानी 3x1 माइनस 2x2 और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, यही होगा ना, बराबर। स्पेस नहीं है इधर, रफ कर रहे हैं। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चल अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और माइनस माइनस प्लस 6। चलो कुछ कट रहा होगा, काटो। x1 इंटू x2 इधर भी है और x1 इंटू x2 इधर भी है, कट गया। ओके, प्लस 6 इधर भी है, प्लस 6 इधर भी है, कट गया। ओके, अब क्या मिला, देखो क्या बचा, इधर बचा माइनस 3x1 माइनस 2x2 बराबर इधर क्या बचा, माइनस 2x1 और माइनस 3x2। ठीक है, x1 को एक तरफ लेके चले जाओ और x2 के एक तरफ लेके चले आओ तो माइनस 3x1 माइनस 2x1 को इधर लेके चले आओ तो माइनस 2x1 प्लस 2x1 में कन्वर्ट, इधर आकर माइनस 2x1 प्लस 2x1 में आ गया। और इधर क्या है, माइनस 3x2, इधर वाला माइनस 2x2 इधर लेके आओ तो प्लस 2x2 हो गया। ओके, तो क्या मिला, माइनस 3x1 में 2x1 चला गया तो माइनस x1 बराबर माइनस 3x2 में 2x2 चला गया तो माइनस x2। देख लो, माइनस x1 बराबर माइनस x2, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए यहां पर क्या मिल गया, x1 बराबर x2 मिल गया। इसका मतलब ये हमारा इट इज 1 हो गया, इट इज 1 फंक्शन। यानी चेक करने बोला था कि ये 1 फंक्शन है या नहीं, तो 1 फंक्शन है। अब ऑन टू चेक करना है। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको ऑन टू फंक्शन चेक करना है, चेक ऑन टू फंक्शन। ओके, चलो तो याद करो, इस बार हम रेंज बराबर कोडोमेन नहीं लेंगे क्योंकि हमें फंक्शन दिया है, तो हम वो वाला मेथड यूज करेंगे, सेकंड मेथड। लेट क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स को बाई मानते थे, तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, ये दिया है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को बाई मानेंगे तो एक्स माइनस 2 बटा एक्स माइनस 3 बराबर बाई। और यहां पर इसे इसको सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स माइनस 2 इंटू बाई इंटू एक्स माइनस 3। ओके, चलो तो यहां से क्या होगा, तो यहां से हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 2 बराबर एक्स इंटू बाई माइनस 3 बाई। ओके, चलो तो x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर ऐसा कर लो कि इसको इधर ले आओ, तो x बाई को इधर लाओगे तो माइनस एक्स बाई बराबर इधर क्या है, माइनस 3 बाई है, और इसको माइनस 2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 2 होगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बाई बचेगा बराबर माइनस 3 बाई प्लस 2। ओके, तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया,
तो x बराबर मिल गया, इसको लिख सकते हैं -3y + 2 को 2 - 3y लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बराबर, और ये इंटू में इधर आकर बटे में 1 - y, तो हमें x का वैल्यू मिल गया। x बराबर क्या मिल गया, सोल्व किए ना, सोल्व करने के बाद x का वैल्यू निकालते थे, x बराबर क्या हो गया, तो 2 - 3y डिवाइडेड बाई 1 - y, 2 - 3y डिवाइडेड बाई 1 - y। अब क्या कॉन्सेप्ट होता था, ऑन टू होने के लिए बाई के हर रियल नंबर पर x को डिफाइन होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, यही तो कॉन्सेप्ट था ना, कि बाई के हर वैल्यू पर, और बाई यहां क्या है, बाई बिलोंग्स टू सेट बी, तो बाई और सेट बी हमारा हर रियल नंबर एक को छोड़कर है, तो बाई वेयर, यहां ये भी लिख लो यार, कंफ्यूज मत हो, वेयर x बिलोंग्स टू सेट ए, और सेट ए बराबर क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और सेट बाई क्या है, बाई क्या है, बाई बिलोंग्स टू बी, और बी सेट क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ओके, तो बाई के हर रियल नंबर पर, बाई के हर रियल नंबर पर x डिफाइन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो चेक करते हैं इसको, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाई हर रियल नंबर होगा पर एक को छोड़ करके लेना है, सारे रियल नंबर नहीं लेना है, सारा रियल नंबर में एक नहीं लेना है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। देखो, सारे रियल नंबर में से एक को छोड़कर, तो हम बाई की जगह पर उन तमाम रियल नंबर लेंगे, लेकिन एक को छोड़कर। अब ये बताओ कि x केवल कब अनडिफाइन होगा, जब बाई का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि बाई का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 1 बराबर 0, और किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो 1 डिफाइन होता है। इसका मतलब x केवल अनडिफाइन कब होगा, जब बाई का वैल्यू 1 होगा, और बाई का वैल्यू 1 तो हमें लेना ही नहीं है ना। देख लो, इसका मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, बाई के हर रियल नंबर एक्सेप्ट 1 पर x हमारा डिफाइन है। केवल x किस पर डिफाइन नहीं होता, तो बाई बराबर 1 पर, और वो तो हमको 1 लेने ही नहीं बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है कि 1 को छाट कर लेना है, तो 1 तो छटा हुआ है ना, यानी 1 को हम रखेंगे ही नहीं, और जब 1 रखेंगे ही नहीं तो हमारा ये ऑलवेज डिफाइन होगा। इसका मतलब बाई के हर रियल नंबर एक्सेप्ट 1 पर हमारा ये x डिफाइन होगा। तो यहां लिखेंगे कि हेयर x is defined for all real, here x is defined for all the real value of बाई बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1, यानी बाई बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1 के हर वैल्यू पर x हमारा डिफाइन होगा। इसलिए हम बोलेंगे यहां से कि इट इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन। तो हमने चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कि ये 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, तो हमें चेक करने बोला था, और चेक करने के बाद क्या पता चला कि इट इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन 1 ऑन टू दोनों हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज के अंदर 1.2 एक्सरसाइज के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन था। पहला दूसरा आपको खुद बनाना था, तीसरा से हमने स्टार्ट किया, तीसरा से लगातार 10वां बनाया, उसके बाद 11वां 12वां खुद से बनाना है। बहुत इजी सवाल है। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट खत्म होता है, और इसी प्रकार से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको दे दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंपोजिट फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।